आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त संजीव गंभीर। पेश है हमारी आज की खास रिपोर्ट। हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। हाँ, किसी ऐप पर देख रहे हो तो प्लीज फॉलो कीजिए। देखिए रिपोर्ट। इसके साथ ही मेरा अनुरोध प्रोफेसर आलोक श्रीवास्तव इसी क्रम में सिद्धार्थ वर्मा जी का स्वागत। प्रोफेसर तुर्क। इसके पश्चात साइंस और टेक्नोलॉजी वर्ग से द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है मिस संगीता और प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है स्वप्निल शंखधार को। बेटा तेजी से आइए। Social is very beneficial for LLB students. LLB book primary tries to unfold the basic concepts of personality rights, their development, different dimensions of these rights and existing legal provisions protecting them under different laws. है राशि सिंह, मोहित सागर और राशि सिंह द्वितीय पुरस्कार के लिए मंच पर आए। लॉ फैकल्टी से तृतीय पुरस्कार दिव्या गोयल, द्वितीय पुरस्कार मोहित सागर एवं राशि सिंह और प्रथम पुरस्कार मोहित सिंह। तो नाम देखो क्या। आप सभी से अनुरोध कर्तन ध्वनि द्वारा माननीय क्रम में श्री सिद्धार्थ वर्मा जी का पुष्पगुच्छ देकर मैं जो स्टार्ट करना चाहूँगा ये कर रहा हूँ BNSS को स्टार्ट करना चाहूँगा। बेसिकली रिफॉर्म क्या किए गए हैं इसमें, जो अमेंडमेंट या एडिशन के द्वारा किए गए हैं, इसके जो सेपरेट जो प्रोसीजरल पार्ट थे, इन्वेस्टिगेशन कैसे तेज हो, ट्रायल कैसे तेज हो, कुछ प्रोसीजर का टाइम फिक्स किया गया है। मेडिकल प्रैक्टिशनर अक्सर अपनी जो रेप केसेस की रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट पुलिस इन्वेस्टिगेटिव जो ऑफिसर होते हैं उनको बहुत लेट देते थे, उसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं जा पाता था। उसके लिए टाइम फिक्स कर दिया गया है। एविडेंस रिकॉर्डिंग की बात, आईओ कई बार जाते थे कि उसके घर, विटनेसेस के घर, कई बार जाने के बाद कोई मिलता था, लोग हेजिटेट करते थे अपना एविडेंस रिकॉर्ड करने में। नए प्रोसीजर में ये अडॉप्ट किया गया है कि आप अपना एविडेंस दो तरीके से, आप चाहे वैसे दे दें, पर्सनली आगे दे दें, या एविडेंस आपका रिकॉर्ड हो सकता है बाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। उससे दो चीज़ होगी, एक तो जिसको विटनेस को अपना बयान देना है वो हेजिटेट नहीं करेगा बयान देने में। सेकेंडली
अननेसेसरी जो डिले होता है इन्वेस्टिगेशन में वो डिले खत्म हो जाएगा। और दूसरा उसकी भी टाइमलाइन चूज की गई है। मैं 1 बाय 1 चलूँगा, बजाय आपको पढ़ाने के आपसे पूछता जाऊँगा आप कितना समझ पा रहे हैं। मैं बहुत आसान लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँगा, पुराना और नया दोनों के सेक्शन है, सीआरपीसी के और बीएनएसएस के भी, इससे आप लोग समझ सकेंगे। देखिए, पहले सीआरपीसी में कोई ऐसा इसका प्रोविजन नहीं था कि किसी भी कॉग्निजेंट ऑफिस, जैसे संज्ञेय अपराध बोलते हैं, उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो पहले। कुछ जजमेंट में, जैसे ललिता कुमारी का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई थी कुछ केसेस में, जैसे सिविल मैटर डिस्प्यूट हो और 3-4 या डिलीट एफआईआर हो तो कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं, लेकिन कोई इसका प्रोविजन से आपको नहीं था। बीएनएसएस में फर्स्ट टाइम ये उन केसेस के लिए जो कॉग्निजेबल ऑफेंस तो हैं, लेकिन पनिशेबल 3 से 7 साल के लिए है। उन केसेस में प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की परमिशन दी है, नॉट ऑल केसेस। एक चीज़ अभी पहले कहा है, पुलिस को ऐसा राइट नहीं मिला है। कई बार जब तहरीर आती है, तहरीर मतलब कंप्लेंट आती है पुलिस के पास, एप्लीकेशन आती है, तो बहुत स्पष्ट नहीं होती। उससे देख के ये नहीं कहा सकता कि ये कोई ऑफेंस प्राइम फेसाई केस बनता है नहीं बनता है। तो उन केसेस के लिए तो अपने डिप्टी एसपी रैंक ऑफिसर से परमिशन लेंगे। ये 14 दिन में ये तय करेगा अपनी इंक्वायरी से कि क्या प्राइम फेसाई केस एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। फिर कहता हूँ, क्योंकि पुलिस वाले हैं, आप लोग इन्वेस्टिगेट करते होंगे कि राइट नहीं है कॉग्निजेंट ऑफिस में एफआईआर तो करनी है आपका। अगर प्राइम फेसाई केस मेट आउट होता है, आज भी है, बीएनएस में कोई चेंज नहीं किया है। केवल उन केसेस में अगर तहरीर पढ़ के आपको लगता है कि प्राइम फेसाई केस मेट आउट होता है, उसको प्राइम फेसाई केस मेट आउट है, उसको एग्जिस्टेंस में है नहीं है, उसके लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं मैक्सिमम 14 डेज में। अक्सर केसेस डिले होते थे फर्दर इन्वेस्टिगेशन। बच्चों, हम आपको बता दें, फर्दर इन्वेस्टिगेशन आपको ना पड़ा हो, पुलिस वाले सभी जानते हैं, अच्छा भी होता है। और जिस मुकदमे का सत्यानाश करना हो, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हो, वो क्या करते हैं, कई केसेस ऐसे हैं। अभी एक केस में पुलिस ने चार्जशीट बना दी, उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा के फाइनल रिपोर्ट लगा दी। कभी कभी कई बार ऐसा होता है, मजिस्ट्रेट के सामने फाइनल रिपोर्ट भी आती है और चार्जशीट भी आती है। फाइनल रिपोर्ट मतलब एग्जीक्यूट कर देना है। अब ये कॉग्निजेंस की स्टेज तक चलते रहो। अब एक ये चीज़ हो गया कि मान लीजिए ट्रायल स्टार्ट हो गया, ट्रायल स्टार्ट होता है, फिर मतलब आपको मैंने बताया था इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है। जब ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, ट्रायल के दौरान इन्वेस्टिगेशन, जनरली ट्रायल के दौरान इन्वेस्टिगेशन कोई कोर्ट परमिट नहीं करती कि वो ट्रायल ले होगा। लेकिन कई बार मजिस्ट्रेट को भी लगता है या पुलिस को भी लगता है कि इनोसेंट आदमी वाकई में फंस गया है, या कोई और वजह हो सकती है कि और सफिशिएंट एविडेंस है, तो कोर्ट की परमिशन से वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, लेकिन उसको 90 डेज में कंप्लीट करना पड़ेगा, जिससे कि ट्रायल डिले ना हो। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस ये स्ट्रीमलाइन किया है, टाइमलाइन फिक्स की है, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जल्दी से कंप्लीट हो सके। 165 सीआरपीसी और सीआरपीसी में था कि सर्च, किसी घर सर्च कर लिया, फिल्मों में देखते थे कि घर में ही पुलिस और सर्च कर लिया, सामान जब्त कर लिया, पेपर उसका बना लिया। कई बार लोगों को शिकायत ये रहती थी कि जो माल इन्होंने जब्त किया है या जिसकी इन्वेंट्री बनाई है वो आधा भी नहीं बनाया, बाकी सामान गायब कर दिया, या वो पैसा हो या वो प्रॉपर्टी। अब ये कंपलसरी कर दिया है, जो उसका कोरस्पॉन्डिंग सेक्शन है 165 का, वो नया बीएनएसएस में है 185 बीएनएसएस, और एक सेक्शन और जोड़ा गया है, वो जोड़ा गया है 105 बीएनएसएस। ये नया सेक्शन है। दोनों में ये प्रोवाइड किया गया है कि आप चाहे पुलिस ऑफिसर बिना कोर्ट की परमिशन के मिल जाए सर्च करने जा सकता है, सर्टेन केसेस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा या परमिशन के साथ जाएगा, तो उसको पूरी ऑडियो उसकी रिकॉर्डिंग करानी पड़ेगी। इन्वेंट्री जो बनेगा उसकी भी ऑडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, जिससे फ्यूचर में कोई डाउट ना हो, वो डिस्प्यूट ना हो।
आप सभी से अनुरोध करते हैं। तो उसमें हमारे को जब उसमें आगे बढ़ना होता है तो अल्टीमेटली उसमें फिर अमेंडमेंट और कुछ चीज़ें और आती हैं, तो हमें उसकी स्ट्रेंथ समझने के लिए और हमें उसके बारे में जानने के लिए एक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि ये सेमिनार हुआ और उसमें सभी स्टेक होल्डर्स जो इससे प्रभावित होंगे या जो इसमें प्रतिभाग करेंगे, प्रभावित तो संपूर्ण जनता होगी, तो प्रतिभाग करने वाले सभी स्टेक होल्डर्स यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे उसमें नहीं था, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट 2022 की रिपोर्ट है और नेशनल क्राइम विक्टिम्स रिलीफ फंड की, इसमें 30% विक्टिम्स ही एलिजिबल फॉर कॉम्पनसेशन और उसके लिए हो पाते हैं, बाकी लोग उसमें नहीं आ पाते। इसका एक साधारण, अगर बहुत ही लेमैन की तरह मैं कहूँ तो जो हमारा ओल्ड सिस्टम था उसमें हर स्टेक होल्डर पिक्चर में था एक्सेप्ट फॉर द विक्टिम। विक्टिम को छोड़ के हर आदमी उसके अंदर था, एंड सो मच सो कि अगर केस विड्रॉ हो रहा है तो उस केस विड्रॉल में विक्टिम से नहीं पूछा जाएगा। तो अगर केस विड्रॉ हो गया तो वी वोंट आस्क द विक्टिम वेदर वी शुड टेक इट बैक और वी शुड नॉट टेक इट बैक। सो विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच अब हमारी इसमें आ रही है। वॉज अनदर पॉइंट दैट was asking us to change। अब इंडिया में as of now जो estimates हैं, we cannot say that they are very accurate, but the estimate is like 2.4 million cybercrime cases in a year। So इनके लिए हमारे को accommodate करना था और इनमें साइबर क्राइम के इन केसेस के अंदर जो कन्विक्शन रेट्स हैं they were only 3.4%। So this was another need that we need technological advancements and skilled cybercrime investigators। पुराने का जो लॉस थे उनका लिमिटेड स्कोप था, बहुत सारी चीज़ें थी जो हम उसमें नहीं ला सकते थे। अगर ड्रोन बेस्ड अटैक्स हैं तो हम उनको एकोमोडेट नहीं कर सकते थे। क्रिप्टो जैकेटिंग या जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी माइनिंग हम उसको उसमें एकोमोडेट नहीं कर सकते थे। तो these are the reasons why we needed to go for a change or why we needed to go ahead with the new reforms।